बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट का पढ़ा है उसके तो और आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के जो लेक्चर हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं: सिलेक्शन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, selection process, employment test, what are the different types of employment tests are applied to judge the proficiency of the employee or suitability of the employee before hiring, interview. It's a subjective judgment technique used to judge the suitability of the candidate for hiring. What are the errors of selection process? We will discuss these errors. These errors must be avoided by a human resource manager while conducting selection process, and how to evaluate the selection process. So these topics will be under discussion into the lecture, and now we proceed to discuss these topics one by one in detail. Selection is defined as the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. So, selection is the process of differentiating between applicants. In order to identify means कि जब जॉब के लिए एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, किसी वेकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन माइट रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु शोज देयर इंटरेस्ट, जो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि उस जॉब के लिए। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस, तो वो आइडेंटिफाई करता है दोज कैंडिडेट को जिनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के में कंसीडर किया जाए और उनको उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए जिसकी लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, जिसकी जो है प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस इन अ जॉब ज़्यादा हो, या इसको कह सकते हैं कि उसकी सुटेबिलिटी जो है जॉब जो है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसकी सुटेबिलिटी उस जॉब के लिए ज़्यादा हो। तो या दूसरे लफ्ज़ों में सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल्स out of the pool of job applicants with requisite qualification and competence to fill jobs in the organization. So it's a process of picking individuals. Large pool of job applicants receive होती हैं organization को, तो उनमें से जो क्वालिफाइड होता है, जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है और कॉम्पिटेंस होती है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। और ये नॉर्मली जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें डिटेल से ये जॉब जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन फॉर्म ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन बता दी जाती हैं। तो वो जो कैंडिडेट जिसकी जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करता हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है टू फिल वैकेंट पोजीशंस। So there is a difference between recruitment and selection. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि there is a difference between recruitment and selection in theoretical sense. In theory it's a difference, but in practice normally organization or people say recruitment process from receiving job applicants, application receive करने से लेकर एम्प्लॉय को हायर करने तक एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाता है। एट सम टाइम जॉब एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग फिल्टर आउट करना, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अलग करना, उनकी एप्लीकेशन को अलग करना, वहाँ तक उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। और बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है उसको सिलेक्शन कहते हैं। मगर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी इन थ्योरी में, जो इन रिक्रूटमेंट जॉब जो पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स हैं आर अट्रैक्टेड एंड इनकरेज टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशन। जो रिक्रूटमेंट हैं इन थ्योरी इट्स अ बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, रिक्रूटमेंट जो होती है उसका काम सिर्फ ये होता है कि पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना,
एक आइडेंटिफाई करना कि कौन से लोग हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनको थ्रू इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग टारगेट करना और उनको इनकरेज करना, इन्फॉर्म करना और इनकरेज करना कि वो अप्लाई करें वैकेंट पोजीशन के लिए। जबकि सिलेक्शन जो है इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट सुइटेबल फॉर द जॉब फ्रॉम पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स एंड हायर टू फिल इन वैकेंट पोजीशन। तो जो उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन माइट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव, तो उसके बाद एक फ़िल्टर किया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरे कर रहे या किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है जो रिक्वायर्ड थी जॉब एडवर्टाइजमेंट में दी हुई थी, या किसी के बाद वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन जो एप्लीकेशंस हैं उनको अलग किया जाता है, और जो क्राइटेरिया मीट करते हैं एप्लीकेंट, जॉब एप्लीकेशन जो पूरी उतरती हैं क्राइटेरिया पे, उनको फ़िल्टर किया जाता है, अलग किया जाता है, और फिर उन कैंडिडेट को फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल किया जाता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो रिक्रूटमेंट है उसका काम सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करना है जॉब एप्लीकेंट्स को कि वो जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और सूटेबल कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो क्राइटेरिया मीट करते हों। तो ये इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होगी अगर टारगेट ऑडियंस सही रिकग्नाइज किया है और स्ट्रेटजी अच्छी डेवलप बनाई है, हाउ वेयर एंड वन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और कॉस्ट इफेक्टिव हो और मींस के टाइमली हो, और जो टारगेट ऑडियंस है पॉपुलेशन है वो राइट आइडेंटिफाई की हो। तो ये चीज़ें हैं जो रिक्रूटमेंट कह सकते हैं कि इफेक्टिव हैं। तो उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फर्दर स्क्रीनिंग, जजिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बाय इंटरव्यू लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करते हैं, फर्दर स्क्रीनिंग करते जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे फिर फाइनली हायरिंग डिसीजन किया जाता है। बट इन प्रैक्टिस as I said earlier, recruitment and selection is basically most often confused and used interchangeably, and अगर एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, फिर हायर करना है, तो जॉब एप्लीकेशन लेने से और हायर तक करने तक उसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कह दिया जाता है। बट अगेन इन लिटरेचर और इन थ्योरी there is a difference between recruitment and selection. Recruitment and selections are two different processes, but often inviting job application and selecting candidate is called hiring or recruitment process. तो ये जो अट्रैक्ट करना है जॉब एप्लीकेंट को और उनको सिलेक्ट करना है, उस सब प्रोसेस को रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं नॉर्मली लोग, और या हायरिंग प्रोसेस कहते हैं। सिलेक्शन एज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, जो एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है वो एम्प्लॉय या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे रिलाई करती है, डिपेंड करती है। तो जो इंडिविजुअल हैं, अगर आप राइट जो कैंडिडेट है, राइट पीपल हैं विद राइट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, एटीट्यूड है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय अगर आप हायर करेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, इट्स मीन कि उस इंडिविजुअल के चांसेस हैं, लाइकलीहुड है वो स्टे करे ऑर्गेनाइजेशन में, और टर्नओवर रेट भी ऑर्गेनाइजेशन का कम होगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, और वो मोटिवेटेड होगा, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होंगे कि उस जॉब की जो टास्क है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। तो उससे क्या होगा, जब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज करेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी अचीव करेंगे। सो सिलेक्शन जो होता है हेल्प आउट करता है सिलेक्शन प्रोसेस के कॉम्पिटेंट एंड विलिंग वर्कफोर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में आए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करे और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी अचीव करने में कंट्रीब्यूट करे। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर अच्छा एम्प्लॉय नहीं सिलेक्ट हुआ, रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, means there is a misfit between organization or objective what organization want and the individual selected, is there is a gap between the characteristics, personality of the individual and qualification या mindset या attitude है जो individual का, वो मैच नहीं करता जॉब के साथ या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ। तो इसका मतलब है वो जब जॉब पे आएगा रॉन्ग कैंडिडेट, तो वो अनविलिंग होगा या डीमोटिवेटेड होगा, क्योंकि वो या रीजंस हो सकती हैं कि वो इतना कैपेबल नहीं है, काम ना कर सके, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाएगा, या वो अगर एफर्ट भी करे, कमिटमेंट भी हो उसकी, मगर इवन देन उसके पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए फिर अगेन ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसकी फिर ट्रेनिंग कॉस्ट हायर करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है ट्रेनिंग कॉस्ट, या ये कि वो जो इंडिविजुअल हैं वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो वो जो है पेस ऑफ वर्क, वो डिस्टर्ब होता है। तो एक तो ये है कि वो डीमोटिवेटेड होगा कि जब वो जो मैच नहीं होगा उसके स्किल्स और उसकी जो एप्टीट्यूड है वो जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, तो अल्टीमेटली वो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और वो डीमोटिवेटेड होगा। तो डीमोटिवेट जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं होती। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एज या एडवांटेज हासिल करना है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और कम से कम एरर होना चाहिए, ताकि राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस उनको आए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें। So recruitment and selection is very expensive process and cost of hiring wrong candidate is even more damaging to organization. अब देखें, ये इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है कि इट्स अ कॉस्ट एक्सपेंसिव कॉस्टली एक्टिविटी। तो जब अगर आप एक प्रोसेस के ज़रिए आपने एक्सपेंस बियर किया है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में, और एट द एंड रिजल्ट अगर आप रॉन्ग कैंडिडेट हायर करते हैं, तो एक तो इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज आपको लॉस हुआ, आपने रिसोर्सेज वेस्ट किए, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, और रॉन्ग कैंडिडेट हायर करके मींस आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है उसके लिए वर्क जो है उसमें मे बी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, अनविलिंग डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय इंडिविजुअल हायर किया है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का डिस्टर्ब होता है और जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिस होते हैं, और ओवरऑल मे बी जब रॉन्ग कैंडिडेट एट द रॉन्ग पोस्ट हो तो मे बी इट क्रिएट अदर इश्यूज लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो एम्प्लॉय, या कोई और मीन तो सो यूज़ करते हुए वो अपनी जॉब को सेव करने के लिए इन्फ्लुएंस यूज़ करे, तो ओवरऑल एक जो कल्चर है पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हो सकती है, या एट दूसरे एंड पे ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती या डीमोटिवेटेड होता है या इनकॉम्पिटेंट होता है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। अच्छा, क्या क्या एरर्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में आ सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में नीचे की तरफ आप देखें तो एक फेलियर प्रेडिक्टेड और सक्सेस प्रेडिक्टेड हैं कि जब हमने एक किसी इंडिविजुअल को हायर करना था, सिलेक्शन प्रोसेस में उसको लेके गए डाला और उसकी फिर हमने सिलेक्शन की बेस्ड ऑन आवर प्रेडिक्शन कि ये जो इंडिविजुअल है जब हम इसे हायर करने लगते हैं तो एक अपनी परसेप्शन या प्रेडिक्शन करते हैं कि ये बंदा जॉब पे सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा या फेलियर प्रेडिक्टेड है। तो जब उस बेसिस पे वो सिलेक्शन डिसीजन नॉर्मली लिया जाता है। और जो वर्टिकल एक्सिस पे आप देख रहे हैं
ये एक्चुअल सक्सेस है जो जब इंडिविजुअल ने जॉब पे आया और जो अपने परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया, उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई, इवैल्यूएशन हुई, उसकी बेसिस पे देखा जाता है कि आया उसने सक्सेसफुली काम किया, अपनी जॉब को परफॉर्म किया, टास्क अचीव किए या नहीं। और बॉटम पे देखें तो एक फेलियर है कि एक्चुअली जब हमने सेलेक्ट किया इंडिविजुअल को मगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब कौन कौन से एरर ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से? आप अगर देखें टॉप पे ऑन लेफ्ट साइड, इट्स अ फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मीन कि एक तो आपने फेलियर प्रेडिक्टेड की बट एक्चुअली वो बंदा सक्सेसफुल था जॉब पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने राइट कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। इट्स अ फॉल्स नेगेटिव एरर। दूसरे एंड पे ये सक्सेस प्रेडिक्टेड थी और एक्चुअली सक्सेस भी की, और इंडिविजुअल जब आया परफॉर्म किया, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया, उसने अच्छा वर्क किया, तो मीन्स वो इट्स ए ट्रू पॉजिटिव, मीन्स हाई इट्स सक्सेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद देखें नीचे ट्रू नेगेटिव हैं। ट्रू नेगेटिव मीन्स फेलियर प्रेडिक्टेड थी और एक्चुअली वो फेलियर ही जॉब पे उसकी परफॉर्मेंस जो थी फेल परफॉर्मेंस है और आपने उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, मीन्स रॉन्ग कैंडिडेट को आपने राइटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये है ट्रू नेगेटिव, लो हिट। दूसरे एंड पे है कि सक्सेस प्रेडिक्टेड की, आपने प्रेडिक्ट किया कि सक्सेस होगी और एक्चुअली जब जॉब पे उसने इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया और वो एक्चुअली फेलियर था, मींस यू हायर्ड अ रॉन्ग कैंडिडेट। तो ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव एरर है। सो दीज आर द एरर्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगेन फॉल्स नेगेटिव में आपने क्या किया, उसकी फेलियर प्रेडिक्टेड की, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। राइट कैंडिडेट को अगर वो सिलेक्ट कर लिया जाता तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल इन द जॉब। तो ये फॉल्स नेगेटिव है। इसी तरह उस राइट साइड पे टॉप पे ट्रू पॉजिटिव है, मीन्स सक्सेस प्रेडिक्ट हुई और एक्चुअली सक्सेसफुल भी था वो जॉब पे, ट्रू है। और बॉटम पे ट्रू नेगेटिव मीन्स फेलियर प्रेडिक्टेड की उसको और रिजेक्ट किया रॉन्ग कैंडिडेट को, क्योंकि अगर वो जॉब पे आता तो वो फेलियर और उसकी अनसक्सेसफुल होता, तो वो ट्रू नेगेटिव है। और आखिर में फॉल्स पॉजिटिव मीन सक्सेस प्रेडिक्ट की और रॉन्ग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और एक्चुअली वो फेलियर है। तो जो ट्रू पॉजिटिव हैं वो राइट सिलेक्शन डिसीजंस हैं, राइट सिलेक्शन डिसीजन हैं कि आपने राइट कैंडिडेट को सक्सेस प्रेडिक्ट की और उसे सिलेक्ट किया और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सक्सेसफुल है, जॉब परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरे साइड पे आपने ट्रू नेगेटिव में उसको रॉन्ग कैंडिडेट को फेलियर जो रिजेक्ट किया बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शन के फेलियर ये प्रेडिक्ट की और एक्चुअली उसकी जो अगर आ जाता जॉब पे तो वो फेलियर ही था, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता था। तो दीज आर द एरर्स in selection process. Now we move on to next slide and see what are the advantages of centralized hiring. सेंट्रलाइज जो हायरिंग होती है एक एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। ऑल्दो जो लाइन स्टाफ होता है, जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं जिनके लिए हायरिंग की जाती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इवन के टेस्ट डिवाइस करने के लिए भी, इंटरव्यू में भी वो शामिल होते हैं और उसकी बेसिस पे उनकी मींस कंट्रीब्यूशन होती है। मगर नॉर्मली जो प्रोसेस होता है सारा वो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है, सेंट्रलाइज एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इसका तो एक फायदा ये है कि लार्जर पूल ऑफ एप्लीकेंट्स can be attracted to apply for job as applicant have to submit apply to HR department. एक HR department होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का फोकल पॉइंट होता है। तो जो जॉब एप्लीकेंट्स होते हैं वो एक डिपार्टमेंट में, उन्हें पता होता है कि ये जो HR डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिलेक्शन, तो वो उन्हें ही एक जगह सेंट्रलाइज लोकेशन पे
सीवीज, रेज्यूमेज और एप्लीकेशंस आती हैं। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट को भी पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस उसकी जिम्मेदारी है, रिक्रूटमेंट, तो वो भी मार्केट से इन टच होते हैं और जो है पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च कर रहे होते हैं। तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन की होने की वजह से ये लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट गैदर किए जा सकते हैं, अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो आपके पास जो सिलेक्शन जो है चॉइसेस वो ज़्यादा होती हैं। ऑपरेटिंग मैनेजर फोकस ऑन देयर फंक्शनल ड्यूटीज। और एक सिलेक्शन जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो फंक्शनल मैनेजर्स हैं जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनकी जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते और वो फोकस करते हैं अपनी जॉब पे, और एचआर अपनी जॉब पे फोकस करता है जिसका जो मेन काम है वो सिलेक्शन एंड प्रोसीजर और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को देखना है। तो इसकी वजह से जो फंक्शनल ड्यूटीज़ हैं डिस्टर्ब नहीं होती फंक्शनल मैनेजर्स की या ऑपरेटिंग मैनेजर्स की। बेटर हायरिंग एज स्पेशलिस्ट आर हैंडलिंग हायरिंग प्रोसेस। तो इसकी वजह से जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होना, एचआर का डिपार्टमेंट होना जो हायरिंग प्रोसेस को करे, उसकी वजह से जो हायरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट जिनका काम ही यही है, जिनकी एक्सपर्टीज़ ही इस एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, तो दे हैव मोर मींस अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी हायरिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस। उनको स्ट्रेटजीज पता होती हैं, हाउ टू अटैक, हाउ टू स्क्रीन आउट एम्प्लॉयज, हाउ टू conduct interviews, what tests could be taken to judge the capabilities of individuals। क्या कौन से टेस्ट लिए जा सकते हैं जो कि आप जज कर सकें उनकी काबिलियत को, एबिलिटीज़ को इंडिविजुअल्स की। तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, स्पेशलिस्ट, तो वो अच्छे तरीके से हायरिंग प्रोसेस को वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह उन्हें एम्प्लॉयमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज होता है, दे आर मोर नॉलेजेबल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट रूल्स, रेगुलेशन, जॉब मार्केट एंड प्रिवेलिंग जो एक्ट्स हैं जो डिक्टेट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को, जैसे कि पाकिस्तान में फैक्ट्री एक्ट हैं, इस तरह की इश्यूज़ हैं जो डील करते हैं एम्प्लॉइज़ रिलेटेड इश्यूज़ को, उनका एचआर वालों को पता होता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म इस अंदाज से करते हैं कि कंप्लाइंस हो, कोई भी लीगल या उस मींस रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन ना हो, ताकि बाद में लिटिगेशंस ना हो। तो वो कंप्लाइंस फॉलो करते हैं, कंफर्म करते हैं employment rules and regulations की। So these are the advantages of centralized hiring. This is the selection process. This is the diagram showing the process of selection, steps involved in selection process. इसमें जब रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब एप्लीकेशन रिसीव की जाती हैं तो उसके बाद जब उनको फ़िल्टर किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, तो इट्स मीन सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, एप्लीकेंट्स को कंसीडर किया जा रहा होता है फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। उनको स्क्रीन आउट करके उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी अहलियत और नाअहलियत डिटरमिन करके उनको एक मींस डिफरेंशिएट किया जाता है, और जो अहल हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको फर्दर प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, सिलेक्शन के बुलाया जाता है। उसमें एक है सिलेक्शन टेस्ट होता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेती हैं आजकल बिफोर इंटरव्यूज़, और ये डिपेंड करता है, जो ये प्रोसेस का फ्लो चार्ट है, डिपेंड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो हैं उसकी जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सिलेक्शन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट नहीं लेती, या रादर के जब जॉब, ऐसी जॉब जिसके लिए एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ना हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करें। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होता है ये लार्ज पूल ऑफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए होता है कि फ़र्दर वो लोग आगे आए इंटरव्यू के लिए जो फर्दर एलिजिबल हैं या उनमें कॉम्पिटेंस हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है बेसिकली ये लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करते हैं, जो बाद में जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है, कंसीडर होती है, एलिजिबल होते हैं, उनको बुला के टेस्ट किया जाता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जज किए जाते हैं, उनके स्किल्स को, एनालिटिकल रीजनिंग को। हम देखेंगे कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट टेस्ट नॉर्मली सिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ किए होते हैं।
तो ये जब तो टेस्ट लिया जाता है एम्प्लॉयमेंट का इन केस ऑफ लार्ज एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द जॉब। अदरवाइज इंटरव्यू इज के इंटरव्यू आप ले लें, थोड़े कैंडिडेट हैं तो वो आसान होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट के, और उसकी बेसिस पे सिलेक्शन डिसीजन लेना इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली। तो सिलेक्शन टेस्ट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू में जज किया जाता है, इट्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट। तो उसकी बेसिस पे इंटरव्यू जो इंडिविजुअल्स की है कैपेबिलिटीज़, स्किल्स और एप्टीट्यूड को जज किया जाता है, पर्सनैलिटी देखी जाती है। बहुत ये जो इंटरव्यू है इट्स अ वेरी पॉपुलर मेथड। शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो हायर करे एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल को फॉर एम्प्लॉयमेंट विदाउट टेकिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है इस मीन्स मोस्ट पॉपुलर सिलेक्शन टूल। तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन हर जॉब के लिए एटलीस्ट लेती हैं, मगर जो इसकी जो है डेप्थ है, जो इसकी इंटेंसिटी है, मतलब मीन्स जो इसकी फॉर्मेलिटी है, कितना फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या कितने सीक्वेंस में कितने इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, मीन्स एक ये होता है कि री इंटरव्यू भी होता है दोबारा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अपने उसके पॉलिसी पे या नेचर ऑफ जॉब जिसके लिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पे। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, देखा जाता है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, रेफरेंसेस और अदर चेक किया जाता है उसकी अदर कंडीशंस, अदर जो उसकी जो है बायोडाटा। फिर सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है और एम्प्लॉय को मीन्स कंसीडर किया जाता है फॉर सिलेक्शन। एट दिस स्टेज मीन्स वो जो हैं जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, इंटरव्यूज हैं, वो उसमें सक्सेसफुल हैं, उसकी बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाता है और उनको फिर फिज़िकल एट टाइम एग्जामिनेशन के लिए कहा जाता है कि वो फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं। और या जॉब ऑफ़र की जाती है और वो कंटिजेंट होती है, वो डिपेंड करती है ऑन द सबमिशन ऑफ द फिज़िकल जो है एग्जामिनेशन और जो मेडिकल टेस्ट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग से पहले उनको फाइनल ऑफ़र देने से पहले, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मेडिकल टेस्ट ले सकती हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र दे दें और उसके बाद वो डिपेंडेंट हो उनकी जो जॉब ऑफ़र है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कि उनके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट पे। तो ये जो स्टेजेस हैं यहाँ तक जो हैं मीन्स देयर इज़ अ चांस ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। तो ये हर स्टेज पे एप्लीकेंट्स जो होते हैं फ़िल्टर आउट होते जाते हैं। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में फ़िल्टर हुए, फिर सिलेक्शन टेस्ट की बेसिस पे रिड्यूस हुए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो फर्दर क्वालिफाई किए, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू से फिर फाइनली रेफरेंस बैकग्राउंड चेक, उसकी बेसिस पे सिलेक्शन डिसीजन, तो उसकी बेसिस पे उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन जो वो मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो तो उसको आगे जॉब ऑफ़र और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग से लेकर फिज़िकल एग्जामिनेशन तक है, यहाँ पे बेसिकली रिजेक्शन होती है एप्लीकेंट की या हो सकती है। उसके बाद जॉब ऑफ़र के बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है फिर उसकी इवैल्यूएशन है। तो ये एक प्रोसेस है ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन स्टेप्स हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आजकल मोस्ट ऑफ दी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली ऑल पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कैंडिडेट इंडिविजुअल टू सबमिट फ़िज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। वजह उसकी डिफरेंट रीज़न हैं, उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो क्या कहते हैं, वो देखना चाहती हैं कोई ऐसी डिज़ीज़ ना हो जो वर्क एनवायरनमेंट में अदर इंडिविजुअल को डिस्टर्ब करे या कंटिन्यूस हो, या जिसको कहते हैं दूसरों को लगने का अंदेशा हो उस बीमारी का। और उसके बाद ये है कि वो अपनी जो कॉस्ट होती है
उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, कि वो एम्प्लॉय ऐसी डिजीज़ इलनेस ना लेके आए कि बाद में उसके बाद, क्योंकि मेडिकल जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन अपने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इवन मेडिकल कवरेज इंश्योरेंस भी देती हैं, बहुत अच्छा उनका मेडिकल वो इंश्योरेंस होता है, सिस्टम होता है, जो मेडिकल फैसिलिटी होती है। तो वो ये नहीं चाहती कि एक तो वो जब एम्प्लॉय हायर हो और ऐसी डिजीज़ हो जो उसके आने से पहले हो एम्प्लॉयमेंट में, और उसकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़े। ये थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई उसको इलनेस या सिकनेस या डिजीज़ हो या फिज़िकल कोई उसको प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसकी एक्चुअली जॉब अफेक्ट हो, तो या जॉब परफॉर्मेंस पे असर पड़े। तो ये इशू, इस वजह से फिज़िकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्मली जॉब्स के लिए अब लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या है? इट्स एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू टेस्ट जॉब एप्लीकेंट्स एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स हैं जो लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन से हैं। बट बेसिकली देयर आर टू इश्यूज रिगार्डिंग द टेस्ट। जब टेस्ट लेते हैं तो उसके दो इश्यूज हैं, एक रिलायबिलिटी इशू है, एक वैलिडिटी इशू है, कि अगर आपने सिलेक्शन डिसीजन अच्छा लेना है या आपका सिलेक्शन प्रोसेस सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट कैंडिडेट सेलेक्ट हो, तो उसके लिए दो हैं कि जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो वैलिड भी हो, रिलायबल हो। रिलायबिलिटी क्या है? द टेस्ट रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग। फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट हो जो इसकी जो है स्कोरिंग या रिजल्ट या आउटपुट। एक इंडिविजुअल ने आज एक टेस्ट दिया, उसमें एक सर्टेन स्कोर उसने अचीव किया, और उसके बाद 2, 3, 4 महीने बाद या किसी और टाइम पे या किसी और सिचुएशन पे वही टेस्ट लिया जाए, तो उसकी जो है जो स्कोर हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि IQ स्केल पे अगर फॉर एग्जांपल किसी का टेस्ट लिया गया है और उसने जो है हाईएस्ट मार्क या अटेंड किए हैं, फॉर एग्जांपल 110 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 120 फॉर एग्जांपल, तो ही इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट आफ्टर 3 और 4 मंथ वही टेस्ट कंडक्ट किया जाए, IQ का टेस्ट कंडक्ट किया जाए दो, और उसमें उसका स्कोर 10 या 15 या 20 आ रहा, मीन्स योर जो टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट था आपका वो रिलायबल नहीं था, कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से। इसके बाद है सेकंड इशू है कि वो वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी क्या है? द इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, कि जो मेजर करने के लिए डिवाइस किया गया टेस्ट वही चीज़ मेजर करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेस्ट इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट द सक्सेस ऑफ कैंडिडेट ऑन जॉब, देन ही शुड परफॉर्म हिज जॉब वेल इफ सक्सीडेड इन द टेस्ट। Valid test will differentiate who will perform well and who is not able to perform well. मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, वो आपने डिवाइस किया है टू डिफरेंशिएट, टू जज। आपने एक स्किल्स रिक्वायरमेंट जो है, टास्क रिक्वायरमेंट्स, उसकी बेसिस पे आपने एक टेस्ट डिवाइस किया है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब आपने वो टेस्ट डिवाइस किया है। तो उसके बाद आपने बेसिकली जो पर्पज़ है टेस्ट का, कि सक्सेसफुल कैंडिडेट और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट को डिफरेंशिएट करना है, कि जॉब जो कंटेंट हैं या जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा, मीन्स वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जिनका स्कोर अच्छा नहीं आएगा मीन वो अनसक्सेसफुल जो हैं कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो है बेसिकली टेस्ट डिफरेंशिएट करता है हु विल परफॉर्म वेल एंड हु विल नॉट परफॉर्म वेल। तो अगर एक एम्प्लॉय को आपने बेस्ड ऑन द टेस्ट हायर किया है, आपने उसकी जज की हैं स्किल्स या एबिलिटीज़ या पर्सनैलिटी, और वो सक्सेसफुल हो गया उस टेस्ट में, मगर जब जॉब पे आता है वही जो आपने जज की होती हैं स्किल्स या पर्सनैलिटी जो रिक्वायर होती हैं जॉब पे, वो अच्छा नहीं परफॉर्म करा, मीन्स योर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ नॉट वैलिड। मीन्स जो मेजर करना चाह रहे थे, फॉर एग्जांपल आप IQ मेजर करना चाह रहे थे, कोई ऐसी जॉब है जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग या इंटेलिजेंस चाहिए, और आपने वो टेस्ट डिवाइस किया
तो और उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, नंबर अचीव किए, बट एक्चुअली जब वर्क पे जाता है, काम करता है, तो वो जो है करेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस जो है रिक्वायर्ड थी, वो चीज़ें जिसमें उसने मार्क्स अच्छे लिए थे मगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है टेस्ट वैलिड नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करते हैं अगर एम्प्लॉय की थ्रू टेस्ट, और वो अच्छे मार्क्स लेता है आप और बड़ा अच्छा है, मगर जब जॉब है वो स्ट्रेसफुल जॉब है और वहाँ पे वो पैशन अपना पेशेंस लूज करता है या स्ट्रेस लेता है, मीन तो योर स्कोर इज नॉट, योर टेस्ट इज नॉट वैलिड। इट्स नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। So these are the normally employment tests जो यूज़ किए जाते हैं टू स्क्रीन आउट द कैंडिडेट इन सिलेक्शन प्रोसेस। एक जनरल नॉलेज होता है, नॉर्मली जनरल नॉलेज रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, रिलीजन के बारे में उनसे सवालात किए जाते हैं, रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, तो उनसे पूछा जाता है रिगार्डिंग दीज इश्यूज, उनकी जनरल नॉलेज चेक किया जाता है। आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट कोटिंग टेस्ट टू एस्टिमेट हाउ क्विकली कैंडिडेट प्रोसेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे के उससे सोल्यूशन लिया जाता है और देखा जाता है वो कितने टाइम में वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसकी इंटेलिजेंस जज की जाती है। तो इसमें टाइम कम दिया जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ताकि जज किया जाए वो कितनी जल्दी प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को और कम्प्लेक्स सिचुएशन में सोल्यूशन निकालता है, देखता है सोल्यूशन के साथ। पर्सनैलिटी टेस्ट हैं बेसिकली टू जज द डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, लाइक वो बंदा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, सोशल हैं, इनोवेटिव हैं। तो ये MBTI जो है टेस्ट हैं बेसिकली इज मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 8 पर्सनैलिटी डायमेंशन करता है, डायमेंशंस होती हैं जिनमें, और 16 पर्सनैलिटी टाइप्स डिफाइन करता है उसकी बेसिस पे। 8 डायमेंशन होती हैं, 16 पर्सनैलिटी टाइप उसकी बेसिस पे जज की आइडेंटिफाई की जाती हैं कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये टेस्ट जो होता है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। और उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें इंग्लिश की जो एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो जज किए जाते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पूछ के, सिनोनिमस पूछ के, और इस तरह की जो है सेंटेंस करेक्शन और इस तरह के। टेक्निकल मैकेनिकल, उसमें क्या होता है, आस्किंग कैंडिडेट रिगार्डिंग मैकेनिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब टू जज एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग टूल, मशीन्स एंड इक्विपमेंट। उससे मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में कि कैसे ऑपरेट करना है और इसके बारे में सवालात किए जाते हैं कि उसके जज करें टेक्निकल और मैकेनिकल उसकी जो प्रोफिशिएंसी है। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, उसकी इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है जिसमें उसके जो हैं मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ नंबर्स लाइक, वो जज की जाती हैं। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है और उसकी जो है बाय गिविंग जो फिज़िकल जो है उसको टास्क दी जाती हैं डिफ़िकल्ट, तो उससे उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और उसकी जज की जाती हैं। जैसे कि मिलिट्री में रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रॉन्ग फिज़िक का और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग जो है इंडिविजुअल सेलेक्ट किया जाए टू बिकम पार्ट ऑफ मिलिट्री, तो उसके लिए बड़े टफ़ किस्म के जो होते हैं टेस्ट होते हैं फ़िज़िकल, जिसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ जज की जाती हैं। तो ये नॉर्मली जो टेस्ट हैं जो एम्प्लॉयमेंट में लिए जाते हैं टू स्क्रीन आउट द कैंडिडेट और टू मेक सिलेक्शन डिसीजन बेस्ड कि उनकी पर्सनैलिटी, IQ, जनरल नॉलेज और इंग्लिश और टेक्निकल, कॉग्निटिव एबिलिटी, रीजनिंग टेस्ट, ये जज करने के लिए ये टेस्ट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट डायमेंशन जो है ये बेसिकली दिस इज मीन्स अभी के बताया आपको, ये जो है पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिविजुअल के। तो इसमें ये बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशंस में नॉर्मली मीन्स बेसिकली 5 डायमेंशंस हैं। इसमें सोशबिलिटी है, इसमें कि कितना एम्प्लॉय हैं सोशल हैं, इसकी एक डायमेंशन है। तो उसमें जो देखते हैं उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सन का ग्रेगरियस है,
एनर्जेटिक हैं, असर्टिव हैं, टॉकेटिव हैं, बहुत कम मतलब बोलता है, लोगों से मिलता है, सोशल है, तो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी सोशल होगी। एग्रीबलनेस है कि ट्रस्टिंग है, कोऑपरेटिव है, कॉन्सिडरेट है, टैक्टफुल है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसकी जो पर्सनैलिटी का डायमेंशन होगा। एग्रीबलनेस है, तो कॉन्साइशियसनेस है, कॉन्साइशियसनेस है, इसमें वो है डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल है, परसिस्टेंट है, अचीवमेंट ओरिएंटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। इमोशनल स्टेबिलिटी में स्टेबल उसका जो है जो पर्सनैलिटी है वह काफ़ी स्टेबल है, ये कॉन्फिडेंट होता है, वो ब्रेव होता है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायमेंशन जो पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। और लास्ट में इंटेलेक्चुअल ओपननेस है कि वो क्रिएटिव होगा, इमेजिनेटिव होगा और क्यूरियस होगा टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, तो जिसके ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इंटेलेक्चुअल ओपननेस होगा। तो ये थ्रू टेस्ट, थ्रू डिफरेंट स्टेटमेंट्स और सिनेरियो सिचुएशन की दे के उससे सवालात किए जाते हैं और उसकी बेसिस पे रिस्पांस लिया जाता है और उस रिस्पांस की बेसिस पे करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर जिस इंडिविजुअल में ये पर्सनालिटीज़ हों स्पेसिफिक किस्म की, उसको उस स्पेसिफिक डायमेंशन की मीन्स एक डिफाइन किया जाता है कि इस इंडिविजुअल की ये पर्सनालिटी है। Interview, as I said earlier कि interview is a very popular method, so common method है जो अप्लाई होता है सिलेक्शन डिसीजन में। इसमें फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है विद पोटेंशियल एम्प्लॉय टू जज हिज हर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, उसकी सुटेबिलिटी देखी जाती है जॉब के लिए, क्या सुटेबल है या नहीं। तो ये बेसिकली जो है ना इसकी जो ड्रॉबैक्स में है कि रिलायबिलिटी इसकी नहीं है, मीन्स डिफरेंट सिचुएशन में जो है मीन्स डिफरेंट परफॉर्मेंस या डिफरेंट क्वेश्चंस या मीन्स आंसर हो सकता है, रिस्पांस हो सकता है, मतलब इसमें जो है आप रिलायबिलिटी नहीं है कि आपको जज कर सकें इसकी रिलायबिलिटी, जैसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की रिलायबिलिटी जज की जा सकती है। वैलिडिटी इशू अगेन रिलायबिलिटी, तो ये जो ड्रॉबैक में दो मेन वही जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में है कि आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजर कर सकते हैं, मगर जो है इंटरव्यू इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इश्यूज हैं बिकॉज कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसे सब्जेक्टिव जजमेंट है कि आप क्वेश्चंस आंसर करते हैं, उसके रिस्पांस पे आप एक परसेप्शन बनाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, तो सब्जेक्टिविटी भी एक इशू है बहुत बड़ा इसमें। तो टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, इंटरव्यूज़ क्या हो सकते हैं, 1-to-1 है कि टॉप मैनेजमेंट में से या जो डिसीजन जिसने करना है एम्प्लॉयमेंट का, सिलेक्शन का, वो डायरेक्टली 1-to-1 इंटरव्यू करता है इंडिविजुअल से एंड मेक सिलेक्शन डिसीजन और गिव हिज रिकमेंडेशन टू टॉप बॉस। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो इंटरव्यू करते हैं। उसमें ये है कि पहले HR मैनेजर इंटरव्यू कर सकता है ओवरऑल असेसमेंट करके, उसके बाद फर्दर जो उसका जो सुपरवाइज़र हो सकता है जो एक्सपेक्टेड उस जॉब के लिए, तो वो फंक्शनल जो मैनेजर हो सकता है मे बी वो टेस्ट उसकी करे कैपेबिलिटीज इन टर्म विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल और फंक्शनल, उसकी जो है कॉम्पिटेंस के हवाले से, तो जॉब के हवाले से। उसके बाद है कि टॉप मैनेजमेंट जो है उनमें से कोई एक डिसाइड करे फर्दर उसकी सुटेबिलिटी, तो ये सीक्वेंशियल है फर्दर। या एक होता है पैनल ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में होता है कि जो सारे कंसर्न जो हैं जिनको मीन्स सिलेक्शन जो सिलेक्शन डिसीजन करने में इन्वॉल्व हैं, वो सारे इंटरव्यूअर बैठ जाते हैं मिल के और कैंडिडेट को 1 by 1 इंटरव्यू करते हैं। पैनल इंटरव्यू नॉर्मली पॉपुलर है एक, और इसमें बड़ी अच्छी जो है आप जो इंडिविजुअल की हैं वो जज कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस, एप्टीट्यूड। और मगर ये है कि इसके लिए जो ग्रुप जो इंटरव्यू है इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो
मीन्स उसमें उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, देखनी चाहिए। इसके लिए मीन्स आपको वेल प्रिपेयर्ड हो और हर बंदे को पता हो कि उसने क्या क्या अपने एरियाज़ के सवाल करने और कैसे मीन्स आपने डिसीजन कंसेंसस अचीव करना है, कंसेंसस तक पहुंचना है टू मेक अ सिलेक्शन डिसीजन। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ग्रुप जो इंटरव्यू हैं टू मेक सिलेक्शन डिसीजन। अच्छा, टाइप क्या है? बेसिकली किस किस्म के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड है जिसमें जो होते हैं फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट जो रिजल्ट्स होंगे मे बी वैलिड हो, बिकॉज कि आप एक ही किस्म के सवाल हर जो है कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, मीन्स हर एक जो है उसका रिस्पांस दे रहा है, तो मीन्स एट द सेम मीन्स वो जो है सिमिलर सिचुएशन और सिमिलर क्वेश्चंस के जवाब सारे दे रहे हैं, तो जो उसकी बेसिस पे जो आपके जो है आप डिसीजन या परसेप्शन लेते हैं तो टू सम एक्सटेंट वैलिड होती है कि आपकी जो जजिंग क्राइटेरिया है वो सिमिलर है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं वो सेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो अराइज होते हैं फर्दर इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन डिस्कशन कैसे हो रही है तो उसकी बेसिस पे सवालात किए जाते हैं। तो ये सबसे पॉपुलर अप्रोच है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एक तो एक सब जो मेन क्वेश्चंस हैं वो सबसे पूछे जाते हैं, उसके बाद फर्दर जो डिस्कशन जो होती है उसकी बेसिस पे सवालात आगे पूछे जाते हैं। इससे इन डेप्थ पर्सनैलिटी एनालिसिस किया जा सकता है, इंटरेस्ट उसके प्रोब किया जा सकते हैं, उसकी प्रेफरेंसेस प्रोब की जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? इसमें कोई सेट ऑफ फिक्स क्वेश्चन नहीं होते, विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट गो एंड आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो इसमें ये कि बस जनरली जो डिस्कशन होती है वो इतनी फोकस नहीं होती, मीन्स फोकस इन द सेंस कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ नहीं होती। तो बस जो है आप जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैं वो जो है बेस्ड ऑन डिस्कशन और जो आपके जो आपने प्रॉब करना हो, आपने किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ जाननी हो तो उससे हवाले से बस स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन किए जाते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यूज़ में क्या होते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय गिविंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दी जाती है, उसकी बेसिस पे सवाल किए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेंगे। तो ये बिहेवियरल जो है ना, उसके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर स्टडी करने के लिए कि जो एप्लीकेंट का जो बिहेवियर है, वे ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कैसे इस प्रॉब्लम में वो सोल्यूशन कैसे, तो वो ये इट्स वेरी गुड टू उसकी रीजनिंग क्या है, सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करता है वो एक इन गिवन सिचुएशन। स्ट्रेसफुल इंटरव्यूज़ में क्या करते हैं कि इंटरव्यू को उसकी जो है इमोशनल स्टेबिलिटी वो उसकी जो है वो चेक की जाती है थ्रू आस्किंग वेरी डिफ़िकल्ट टफ क्वेश्चंस, और उसके ऐसे इमोशनली टच जो है जो इमोशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इरिटेटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टर्बिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनको देखा जाए कि कैंडिडेट कितना मींस पेशेंस है इसमें और कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी है। ये नॉर्मली उन जॉब्स के लिए होता है जो स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में जैसे आप हैं और क्लाइंट के साथ आपने डील करना है, या कंप्लेंट उसमें आप यूनिट में बैठे हुए तो यू हैव टू रिसीव कॉल्स फ्रॉम दी कंप्लेनेंट्स, तो बड़ी टफ कॉल्स होती हैं और इरिटेटिंग होती हैं, तो वो जज करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड इंटरव्यू टेक्निक। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर इंटरव्यूअर्स? इंटरव्यू की क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए? जाने से पहले एक फोकस होना चाहिए, एक पर्पस पता होना चाहिए इंटरव्यू का क्या है, उसके लिए प्लानिंग की होनी चाहिए इंटरव्यूअर ने। और जो डॉट्स में वो इसके नेगेटिव अगर ना की हो, अनप्लैंड हो, तो वो इसके डॉट्स में कभी भी अनप्लैंड ना जाएं।
इंटरव्यूअर जो है, एक पर्पस के साथ उसे पता हो कि मैंने क्या क्वेश्चनिंग या क्या एक्सप्लोर करना है, क्या प्रॉप करना है। बिल्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट गुड टैक्टिक कि आप जस्ट जाएं, ये डोंट्स में से कि स्टार्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जाए, उसको मतलब रिलैक्स ना करें और उसको मुश्किल सवालात उससे पूछना शुरू कर दें और उससे स्ट्रेस पे एकदम ले आए। मे बी अगर वो उसे आप इनफॉर्मल उसमें लेके आए, रिलैक्स करें, तो आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी एबिलिटीज़ हैं, स्किल हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप डेवलप करें ताकि वो आपसे जो कैंडिडेट हैं जो वो खुल के बात कर सके आप उसको, ताकि आप उसकी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर कर सकें। कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें, इनकरेज कैंडिडेट टू टॉक एज मच एज कैन। आपने कैंडिडेट को एक्सप्लोर करना है, कैंडिडेट की पर्सनैलिटीज़ जाननी है, ना कि आपने उसको टीच करना है किसी चीज़ के बारे में। तो उससे पूछें, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रोब करें, उसकी इंटरेस्ट के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में सवालात पूछें। तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलें। और डोंट्स में इसके साथ हैं कि जंप ना करें कंक्लूशन पे वेरी अर्ली। एक दो सवाल पूछे, बहुत अच्छे जवाब दिए या जवाब नहीं दिया, नहीं दे सका वो कैंडिडेट एक सवाल दो सवाल का, और आपने एक परसेप्शन बना ली और कहा जी इंटरव्यूअर ने कि ये रिजेक्ट है, आपने फर्दर क्वेश्चनिंग नहीं की उससे। तो ये भी एक गलत अप्रोच है कि जंप टू कंक्लूशन वेरी अर्ली, कि आप एक दो क्वेश्चन की बेसिस पे आप जजमेंट कर लेते हैं कि जी ठीक है ये रिजेक्ट है जी, इसने सवाल दो सही नहीं दिए जवाब, तो उसको फर्दर को प्रोब नहीं किया। मे बी अगर फर्दर क्वेश्चनिंग की जाती तो मे बी आप उसकी सूटेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैंडिडेट से। तो जहाँ हो नेसेसरी अगर फील करें कि इधर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपके पास इंटरव्यूअर के पास क्लैरिटी नहीं है, तो उसको प्रॉप करना चाहिए। तो डोंट्स में ये है कि ये ना हो, इसका ये मतलब नहीं कि टॉक एज मच एज जो कैंडिडेट को इनकरेज करना है, इसका ये मतलब नहीं कि वो टेक ओवर कर ले सेशंस का, आपके जो इंटरव्यू को डिक्टेट कर रहे हैं इंटरव्यू सेशन को। कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। और फाइंड आउट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कैंडिडेट एंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर करें, उसकी एप्टीट्यूड को एक्सप्लोर करें, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस, पर्सनैलिटी जज करें, उस किस डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है वो जज करें। तो ये दैट शुड बी दी मीन्स मेन जो है आप इश्यूज है इनको एक्सप्लोर करें। तो और डोंट्स में ये कि बहुत ज़्यादा आप बात ना करें और ज़्यादा मौका दें, जैसे कि पहले बात की कि कैंडिडेट को और उससे एक्सप्लोर करें, उससे जस्ट क्वेश्चनिंग करें, नॉट इसको फर्दर जो है आप उसको एलोब्रेशन एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में आप चीज़ें समझाएं। टेक कंट्रोल एंड डायरेक्ट इंटरव्यू सेशन, कि जो इंटरव्यूअर हैं उसके पास कंट्रोल होना चाहिए सेशन का और उसे डायरेक्ट करने क्वेश्चन, लीड करने क्वेश्चंस। तो स्टार्ट और डोंट्स आखिरी डोंट्स में है कि डोंट स्टार्ट इंटरव्यू विद परसेप्शन, प्रेयर परसेप्शन, मीन्स आप एक परसेप्शन के साथ ना इंटरव्यू करें कि आप माइंडसेट बना के उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू करेंगे, तो मे बी डिसीजन जो होगा वो इन्फ्लुएंस होगा आपकी परसेप्शन की बेसिस पे, नॉट द इंटरव्यू जो उसका है परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कैंडिडेट की, इसकी बेसिस पे। तो एक परसेप्शन के साथ आप इंटरव्यू ना करें। आप फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी से, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आप जॉब कैंडिडेट्स आएँ और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, कोई बहुत आउट क्लास यूनिवर्सिटी से, आउटस्टैंडिंग जो यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ के आया है कैंडिडेट, और इसके मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट, आप जब इंटरव्यू लेते हैं उस कैंडिडेट का जो बहुत जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आया है, और आप एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सूटेबल कैंडिडेट है, तो आप रैशनल या रीज़नेबल नहीं होंगे या आप रियलिस्टिक नहीं होंगे जब आप इस तरह परसेप्शन से चलेंगे। तो उसकी पर्सनैलिटी जज करने में ये स्किल, और कंट्रेरी टू दिस दूसरा है जो जिसकी यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल रैंकिंग अच्छी नहीं है, मगर आपने परसेप्शन क्रिएट कर ली कि ये सूटेबल नहीं है या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या इस यूनिवर्सिटी में अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मे बी उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ना और आपको रिक्वायर्ड हों। तो परसेप्शन के साथ ना करें इंटरव्यू कभी भी कंडक्ट, प्रेयर परसेप्शन के साथ कभी भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने चाहिए। अच्छा, दीज आर द एरर्स इन इंटरव्यू। हॉलो एरर,
इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन वन करेक्टरिस्टिक्स, एक स्ट्रेंथ या एक वीकनेसेस की बेस पे आप एक परसेप्शन बना के डिसीजन कर लेते हैं। किसी के एक अच्छे सवाल का अच्छा जवाब मिला आपको, या एक कोई एस्पेक्ट आपको उसकी पर्सनैलिटी का अच्छा लगा और ओवरऑल आपने इग्नोर कर दी दूसरे क्राइटेरिया जो जॉब के लिए रिक्वायर था और आपने एक डिसीजन ले लिया, तो ये हॉलो एरर है। सिमिलरिटी एरर है कि इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट को अपने आपके साथ कंपैरिजन करे या सिमिलर समझे, उसकी कुछ कोई भी वजह हो सकती है। मुख्तलिफ वजूहात में से एक है कि वो हो सकता है मे बी उसके जो है एथनिक जो बैकग्राउंड है वो उससे सिमिलर हो, कास्ट सिमिलर हो, या कोई और जो है रीजन है, जो इलाका है वो सिमिलर हो, तो उसकी बेसिस पे, या कोई एट्रीब्यूट्स हो, वो क्वालिफिकेशन हो टू सम एक्सटेंट सिमिलर हो, तो एक ही तरह की सर्टिफिकेशंस की हो, तो वो एक सिमिलरिटी एरर है कि इंटरव्यूअर अपने से सिमिलर समझ के उसको इंटरव्यू कंडक्ट करे। कंट्रास्ट एरर इसमें ये है कि जो डिफरेंट कैंडिडेट्स आएंगे, उसको आपने एक अच्छा कैंडिडेट मिला, उसके बाद ये तो आप एक ओवरऑल कंट्रास्ट का उसमें कंपैरिजन, उसमें आप उसको जजमेंट करना शुरू कर दें, तो वो ये है कि दूसरों को बिलो एवरेज देखना शुरू कर दें, एक अच्छा कैंडिडेट अच्छा मिले, तो इस तरह दूसरों की जो है आप डिसीजन है जो उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत होगी, बाइस होगा। फर्स्ट इंप्रेशन एरर है कि कोई एक आप उसकी जो है फर्स्ट इंप्रेशन है उसकी बेसिस पे आप एक जो है इंटरव्यू कंडक्ट करें और डिसीजन करें परसेप्शन बना के। फॉर एग्जांपल उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, ड्रेसअप अच्छा हुआ है, कैंडिडेट आया है और जस्ट आपकी उसकी ड्रेसिंग जो है देख के इंप्रेशन अच्छा, आउटलुक अच्छी, आप परसेप्शन बना लें और डिसीजन करें, तो ये जो है फर्स्ट इंप्रेशन एरर। और अदर बाइसेस ये हैं कि बेस्ड ऑन रिलीजन, उसकी जो है आप एथनिसिटी, बेस्ड ऑन जेंडर में भी, और इस तरह के हैं जो डिफरेंट जो हैं सेक्ट, और इस बेसिस पे आप एक डिफरेंट जो है ना अपने बाइसेस क्रिएट कर लें किसी के बारे में और इसकी फिर इंटरव्यू कंडक्ट करें, तो जो प्रोबेबल है कि जो रॉन्ग जजमेंट करेंगे अगर ये एरर इंटरव्यू में है, और उसकी बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन डिसीजन होगा वो भी रॉन्ग होगा, तो इन एरर्स को अवॉइड करना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, क्या जो है स्टेप्स कंसीडर करने चाहिए इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में कि सिलेक्शन प्रोसेस कामयाब है या नहीं। और तो नंबर वन, एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम, इसमें है हैव द सिलेक्शन पॉलिसीज बीन वेल डेवलप्ड, उसमें देखें कि सिलेक्शन पॉलिसीज जो हैं वेल डिफाइंड है या नहीं। डू दी वेजेस फ्रिंज बेनिफिट्स एंड पर्क्स आर एप्रोप्रिएट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, जो आपकी जो जॉब के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं उसकी जो वेज हैं, जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, पर्क कह रहे हैं, कंपनसेट कर रही हैं उसके स्किल्स या जॉब डिमांड के साथ, जो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो जॉब की डिमांड्स हैं उसके साथ उसका मैच है या नहीं। नंबर टू, हाउ वेल सिलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर वेल कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स, मीन्स सिलेक्शन जो पॉलिसी और प्रोसीजर है उसको कम्युनिकेट भी किया है डिफरेंट जो आपके जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंसर्न है, फंक्शनल मैनेजर है जिसके साथ एम्प्लॉय ने काम करना है उस जॉब के लिए अगर आप हायरिंग कर रहे हैं, तो ये पॉलिसीज प्रोसीजर जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, या जो कंसर्न पार्टनर्स या कुलीग्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको पॉलिसीज और प्रोग्राम के बारे में बताया नहीं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल है या नहीं। हैज़ प्रॉपर ट्रेनिंग बीन गिवन टू स्टाफ डीलिंग विद सिलेक्शन, जो डील कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस को वो स्टाफ ट्रेंड है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी जब वो ट्रेंड होंगे। और पॉलिसी मैनुअल डेवलप एंड यूज़, पॉलिसी मैनुअल बना हुआ था और उसे अप्लाई भी इनफैक्ट किया गया था या नहीं, जो पॉलिसी मैनुअल में गाइडलाइंस थी उसको सिलेक्शन प्रोसेस में जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज था फॉलो किया गया था या नहीं। फीडबैक फिर लेनी है कि जो परसेप्शन और जो इमेज क्रिएट हुआ है थ्रू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वो क्या क्रिएट हुआ है। हैव हायर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स बीन आस्क्ड अबाउट द प्रोसेस, उसमें यह है कि जो सिलेक्ट हुए हैं बंदे और इंडिविजुअल्स और जो रिजेक्ट हुए हैं उनका आप इंटरव्यू कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट की गई और क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसे आप समझते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट थे या क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। हाउ मैनी पर्सन एक्चुअली रिजेक्ट द ऑफर बिकॉज ऑफ पुअर कंपनसेशन वर्क एनवायरनमेंट, तो कितने लोगों ने रिजेक्ट किया और बेस्ड ऑन
मीन पुअर कंपनसेशन की वजह से या वर्क कंडीशंस की वजह से, तो ये फीडबैक आप उसे थ्रू दीज क्वेश्चन गैदर कर सकते हैं। फाइनली यू हैव टू एनालाइज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, कि आपने सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू आपने सिलेक्शन की, तो जो हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो क्या हैं। व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ हायर्ड एम्प्लॉय, सिंपली अगर हायर्ड एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इट्स मीन यू हैव सिलेक्टेड राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन दोज हु अप्लाइड एंड सिलेक्टेड, आपका सिलेक्शन प्रोसेस का रेशो क्या आता है। जैसे यील्ड रेशो की लास्ट टाइम हमने बात की कि एक एप्लीकेंट्स जब एक जॉब के लिए आए उसके बाद कितने बंदे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस तक जाते रहे। तो ये भी मतलब मीन्स जो है ये भी अच्छा नहीं है कि आपने आपका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं होगा कि अगर आपने 20 जो है वेकेंट पोस्ट के लिए आपने हायरिंग करनी है और आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया और यू जस्ट मैनेज टू गेट 15 एप्लीकेशंस या 50 लें, उनमें से भी 10 एलिजिबल हों, तो मीन्स देयर इज़ अ सम फॉल्ट। तो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टूल्स दैट वर यूज्ड इन मेकिंग सिलेक्शन डिसीजन एंड हाउ द प्रेडिक्शन मेड इन ईच टूल रिलेट टू विद जॉब सक्सेस। अब ये जो है स्पेसिफिक जो टूल्स यूज़ किए हैं टू फिल्टर आउट सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स या एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट को जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए टूल्स यूज़ किए गए हैं, उनकी जो है क्या कहते हैं, उनके जो प्रेडिक्शन जो उनकी बेसिस पे की गई उन टूल की, वो कैसे से जॉब सक्सेस से रिलेट किए करते हैं, या उनकी इफेक्टिवनेस जो है डिसीजन मेकिंग में, या उनकी इंपॉर्टेंस है डिफरेंट टूल में क्या थी सिलेक्शन प्रोसेस में ड्यूरिंग। तो ये इसके थ्रू आप जज कर सकते हैं उसके बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, और उसकी जो है कि जो रिजल्ट्स अचीव हुए हैं वो उसकी बेसिस पे आप सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस जज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, और ये जो हैं बेसिस बनती हैं टू फर्दर इम्प्रूव द सिलेक्शन प्रोसेस। या नेक्स्ट टाइम जब आप सिलेक्शन प्रोसेस करें तो जो आइडेंटिफाई किए या वीक पॉइंट्स उनको आप दोबारा वो ना रिपीट करें, या जो आपको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, जो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हुई है, उसको आप इनकॉर्पोरेट करें नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में। So we sum up now the topics we covered so far in this lecture. इस लेक्चर में हमने बात की है सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क है और सिलेक्शन क्या होती है। सिलेक्शन बेसिकली होता है कि जब जॉब एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है हायरिंग डिसीजन करने के लिए, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के लिए ऑन वेकेंट पोजीशन जॉब के लिए, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में हम डिफरेंट स्टेप्स हैं जो करते हैं। इसमें हम इंटरव्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हैं, तो ये डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं इंडिविजुअल्स को कि जॉब्स कम होती हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, तो सूटेबल कैंडिडेट की सर्च में हम उसको स्क्रीन आउट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को डिस्कस किया हमने, इंटरव्यू को किया, और जो सीक्वेंस हमने डिस्कस की सिलेक्शन प्रोसेस में, ये ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होती। कुछ जो स्टेप्स हैं हम स्किप कर सकते हैं और कुछ स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस किस्म की रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टूल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, या नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। अब जो हायर पोस्ट है, फॉर एग्जांपल टॉप पोस्ट है, उसके लिए मे बी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ना लिया जाए और इंटरव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और किस टूल की क्या इंपॉर्टेंस है in a selection process, it's also depend on HR policy, organization policy. एरर कौन से हैं जो अवॉइड करने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, कि डिफरेंट एरर हमें पड़े, उनमें से हॉलो एरर भी है कि एक बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है और उसकी बेसिस पे आप जजमेंट डिसीजन कर लेते हैं सिलेक्शन का। इसी तरह जो है सिमिलरिटी एरर था, अपने इंटरव्यूअर अपने आप जैसा समझे, सिमिलर समझे टू सम एट्रीब्यूट्स, बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स वो उसको अपने जैसा कंसीडर करे और उसकी बेसिस पे एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ इंटरव्यू करे, या बाइसिस के साथ वो मींस इंटरव्यू करे कि एथनिक बैकग्राउंड या माइनॉरिटी है बैकग्राउंड से हैं, या रिलीजन की या सेक्ट की बेसिस पे एक बाइस क्रिएट कर ले कि और उसकी बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट करके परसेप्शन बना के डिसीजन करे सिलेक्शन का,
उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, तो ये भी एरर है। और इसी तरह फर्स्ट इम्प्रेशन एरर है कि एक फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे कहते हैं इज द लास्ट इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया जाए जस्ट के एंटर हुआ है कैंडिडेट और उसका ड्रेस अच्छा है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जस्ट आउटलुक जो है फिजिकल उसकी जो है वो उसकी बेसिस पे आप एक इम्प्रेशन बना के पॉजिटिव या नेगेटिव और फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करें, तो एक्चुअली आप क्या करते हैं कि आप जज नहीं कर रहे होते उसकी पर्सनालिटी बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरियाज और डिमांड्स ऑफ द जॉब, रादर उसके एक इम्प्रेशन की बेस पे सिलेक्शन डिसीजन कर लेते हैं। फिर इसी तरह फिर एवेल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस को इवेलुएट करना है और इसको देखना है और ताकि आपके लिए फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हों फ्यूचर में और आपको पता लगे कि क्या स्ट्रेंथ है आपकी सिलेक्शन जो प्रोसेस की थी, सक्सेस रेट क्या है, ताकि आप फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें इन फ्यूचर अपने सिलेक्शन प्रोसेस में बाय इनकॉर्पोरेटिंग गुड थिंग्स, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड अवॉइडिंग वीक पॉइंट्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। We end today lecture, students. This was very important area in human resource management, recruitment and selection. We covered this important activity or function in 2 lectures. In last lecture we discussed the recruitment and in today lecture we discussed the selection process. So जो इसकी important है recruitment and selection की is very important और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होती है डिपेंड करती है सिलेक्शन पे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे कि आप किस किस्म का कैंडिडेट अगर राइट प्लेस पे ला रहे हैं, उसके पास जो स्किल्स हैं वो आप मैच करते हैं जॉब डिमांड से, तो लाइकलीहुड है कि उसकी सक्सेस भी होगी जॉब पे और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अगर रॉन्ग कैंडिडेट है तो इट्स मीन इट्स अ डिज़ास्टर या डैमेजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से भी, वेस्टेज ऑफ टाइम की वजह से भी। तो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको केयरफुली HR को कंडक्ट करना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।